हेलो दोस्तों। इस डायग्राम में हम लोग दो डायमेंशंस देख रहे हैं। दोनों के टेक्स्ट बराबर नज़र आ रहे हैं, बट ये डायमेंशन जो है इसको मैंने ANISO नाम के डायमेंशन स्टाइल से कंट्रोल किया है। और ये जो डायमेंशन है इसे हम ST_ISO डायमेंशन स्टाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों के सेटिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ये आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई देगा। जब हम प्रिंट करने जाते हैं, लेट्स से हमारा पेपर सेटअप हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस व्यू पोर्ट की स्केल जो है 1:5 है। इस डायमेंशन की ओवरऑल हाइट मैंने 16 यूनिट्स रखी थी। इस डायमेंशन के टेक्स्ट है उसकी मैंने हाइट 4 यूनिट्स रखी है, बट ये इससे बड़ा दिख रहा है बिकॉज ये जो डायमेंशन टेक्स्ट है ये इस स्केल को अंडरस्टैंड करके खुद की साइज एडजस्ट करता है सो दैट ये पेपर पे जब भी वो प्रिंट हो तो वो 4 यूनिट साइज में ही प्रिंट हो। हम लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अभी हमें ऑब्जेक्ट स्टैक नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी वो रफ रहेगी। और ये वैल्यू है वो भी 4 यूनिट्स होनी चाहिए थी, बट वो 4 यूनिट्स में प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि मैं उसको प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पाया। अभी हम फॉन्ट्स को या फिर डायमेंशंस के जो फीचर जैसे कि एरो की साइज हो गई, डायग्राम से ऑरिजिन का जो स्पेसिंग रहेगा फॉर एक्सटेंशन लाइन वो क्या होगा, एक्सटेंशन लाइन का कलर क्या होगा, ये सारे फीचर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब हम इस डायग्राम को स्केल करके प्रिंट करेंगे हमारे पेपर पर, तो हमारे डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के अंदर ही ये प्रिंट हो, ना कि गलत प्रिंट हो। इसलिए हमें ये डायमेंशन स्टाइल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे कि लेट्स से अगर मैं इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको 1:4 करता हूँ, डायग्राम जूम इन हो गया। आप नोटिस करोगे कि अभी ये दोनों फॉन्ट एक तरीके से दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो फॉन्ट है इस तरह से एडजस्ट हुआ कि अगर अभी भी मैं जाकर मेजर करूँ तो ये 4 mm यूनिट्स के आसपास है, 3.5 mm यूनिट्स के आसपास डायमेंशन आएगा। दैट इज बिकॉज जिस डायमेंशन स्टाइल को ये फॉलो कर रहा है उस डायमेंशन स्टाइल की उस सेटिंग को हमने उस तरह से ट्वीक किया है। और ये जो डायमेंशन है वो जिसे फॉलो कर रहा है वो हमारे एनोटेशन स्केल को नहीं समझता। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में कि ये डायमेंशन स्टाइल्स क्या है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है, इसमें कौन से टाइप्स है। तो आइए देखते हैं इस कमांड को कौन कौन से तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप रिबन इंटरफेस में हो और मेनू सिस्टम से आप उस कमांड को स्टार्ट करना चाहते हो तो फॉर्मेट मेनू में आइए और यहाँ पर आपको डायमेंशन स्टाइल कमांड मिलेगा। रिबन इंटरफेस पे होम टैब पे एनोटेशन पैलेट के अंदर इस जगह पे आप क्लिक कीजिए ताकि एनोटेशन पैलेट एक्सपांड हो। आपको ये सेकंड बटन जो है वो डायमेंशन स्टाइल के लिए दिया गया है। इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो करंट डायमेंशन स्टाइल दिखेंगे और उनमें से जो भी डायमेंशन स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है क्लिक करोगे वो आपकी करंट स्टाइल हो जाएगी। उसके आगे जो भी काम करोगे उस स्टाइल को फॉलो करके वो डायमेंशन क्रिएट होंगे। अगर आपको नए डायमेंशन स्टाइल्स क्रिएट करने हैं, एडिट करने हैं एग्जिस्टिंग स्टाइल्स, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन होगा। यहाँ से आप एक्जिस्टिंग स्टाइल को सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लासिक इंटरफेस में आपको स्टाइल मैनेजर ओपन करके रखना होगा। स्टाइल मैनेजर एक अलग से टूल बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, टेबल स्टाइल मैनेजर, मल्टीलेयर स्टाइल मैनेजर के बटन दिए गए हैं। जो सेकंड है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उस बटन के ऊपर आप क्लिक करके आपके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप एग्जिस्टिंग स्टाइल में से किसी भी स्टाइल को चुन करके उसको करंट स्टाइल सेट कर सकते हो और आगे काम कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट से डायमेंशन स्टाइल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो डी और एंटर, डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाएगा। अगर डी एंटर से कमांड स्टार्ट नहीं होता तो आप DST टाइप कीजिए और एंटर कीजिए,
आपका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ आप यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग देख रहे हो। दैट इज बिकॉज इस डायग्राम में ऑलरेडी बहुत कुछ वर्क किया गया है। यूजुअली अगर आप डिफॉल्ट टेम्पलेट पे काम कर रहे हो तो आपको दो स्टाइल मैनेजर दिखेंगे, एक स्टैंडर्ड और दूसरा एनोटेटिव। राइट नाउ यहाँ पर एनोटेटिव सेटिंग्स फॉलो करने वाला एक ही डायमेंशन स्टाइल है, ये ANISO। बाकी सारे के सारे सेटिंग्स जो आप देख रहे हो वो स्टैंडर्ड सेटिंग्स है। एनोटेटिव और स्टैंडर्ड सेटिंग्स में डिफरेंस क्या है ये आपने टेक्सटाइल मैनेजर में लगभग समझ ही लिया है। तो वही सेटिंग्स यहाँ पे भी आपके डायमेंशन के अलग अलग फीचर्स पे अप्लाई होते हैं। तो चलिए मैं ये जो स्टैंडर्ड ISO सेटिंग है उसको सेलेक्ट करता हूँ और मॉडिफाई बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको नई सेटिंग बनानी है तो आप जिस सेटिंग के प्रॉपर्टीज आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो उसको उसके नाम के ऊपर सेलेक्ट करोगे और न्यू बटन पे क्लिक करके नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पर आप नाम दोगे जो भी आपको नाम देना है। कौन सी सेटिंग को फॉलो करना है अभी भी आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। आपकी नई सेटिंग जो है एनोटेटिव होनी चाहिए कि नहीं ये आप डिफाइन कर सकते हो। और ये सेटिंग स्पेसिफिकली कौन से कैटेगरी के लिए फॉलो करेगी वो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, या फिर सब डायमेंशंस को ही अप्लाई करना है तो ऑल डायमेंशन चूज करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स ऑलरेडी है। हम इस स्टाइल को मॉडिफाई करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई किए गए हैं और वो हमारे डायग्राम पे कैसे इफेक्ट करेंगे। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आपको बहुत सारे टाइप्स दिखते हैं। इतने सारे टाइप्स इसलिए ताकि आपको सेटिंग्स चुनने में और चेंज करने में आसानी हो। इसलिए एक्चुअली इस बात को डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। फर्स्ट टाइप जो है वो लाइन से रिलेटेड है। हमारे डायमेंशंस में दो तरह के लाइन्स होते हैं। एक है ये एक्सटेंशन लाइन्स जो आपके डायग्राम से स्टार्ट होती है और यहाँ तक एक्सटेंड होती है। दूसरे है डायमेंशंस लाइन। डायमेंशंस लाइन्स दोनों एक्सटेंशन लाइन्स को कनेक्टेड रहते हैं जिसके ऊपर हम डायमेंशन टेक्स्ट लिखते हैं। देखिए दोनों का कलर मैंने जानबूझ के अलग अलग रखा है ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने देना। हम इनका कलर, इनके लाइन वेट, लाइन टाइप, ये सारी की सारी चीज़ें इस टैब में कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर हमको ये नहीं चाहिए तो आप डायमेंशन लाइंस को हटा सकते हो, मतलब ये रेड कलर की लाइन जो है उनको आप हटा सकते हो। इसे कहते हैं सप्रेसिंग। तो यहाँ पे सप्रेस ऑप्शन दिया गया है, आप इनको चेक करके आपके डायमेंशन स्टाइल्स को, सॉरी आपके डायमेंशन लाइंस को आप कंप्लीटली हाइड कर सकते हो। इसी तरह से आप एक्सटेंशन लाइंस को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटेंशन लाइन का कलर, एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2 दोनों का जो लाइन टाइप है आप अलग से कंट्रोल करना चाहते हो कर सकते हो। उसे उसी तरह से उनका लाइन वेट, और अगर आप वो डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो उनको भी सप्रेस कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके मेथड ऑफ ड्राइंग पे, आपके स्टैंडर्ड्स पे, आपका क्या मोटिव है उस हिसाब से आप इन सेटिंग्स को अप्लाई करके आप उतने सारे डायमेंशन स्टाइल्स क्रिएट करके रख सकते हो ताकि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आप उनको यूज कर सकें। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये जो डायमेंशन लाइन है हमारी एक्सटेंशन लाइन ठीक वहीं पे जाके नहीं रुकती, उसके थोड़े से ऊपर जाके रुकती है। तो वो कितना एक्सटेंड होनी चाहिए इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट की गई है। वैसे ही ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, जब हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं तो हमारा जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम और डायमेंशन इनके बीच में ये गैप क्रिएट होती है। इवन दो मैंने क्लिक इन कॉर्नर्स पे किया था, डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुई, उसने उसके बीच में उसने एक गैप मेंटेन रखी। ये जो गैप की वैल्यू है वो हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो डायमेंशन एरो है वहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन थोड़ा आगे गुजर कर फिर रुक रही है। तो ये जो डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा वो गुजर रही है उसका वैल्यू भी हमने वहाँ पे सेट किया रखा है। तो ये एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन्स और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अभी मैं कुछ डायमेंशंस क्रिएट करूँगा इस तरह से कि फर्स्ट डायमेंशन में मेंशन करूँगा लेट्स से
इस जगह से यहाँ तक का। ओके, उसके बाद हमारे पास डायमेंशन टूल बार पे एक कमांड है, बेस लाइन डायमेंशन। मैं इस कमांड को स्टार्ट करता हूँ। आप नोटिस करोगे कि जिस पॉइंट को मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था, वहां से वो अभी अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर डायमेंशंस क्रिएट करेगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, डायमेंशंस बनते गए। इस 10 को कम टेम्परेली हाइड कर देता हूँ। आप नोटिस करोगे कि मेरे तीनों डायमेंशन जो ये बने हैं, या फिर वो जो 10 का डायमेंशन है वो भी, तो उनके डायमेंशन लाइन के बीच में एक फिक्स गैप बनी। एक गैप की वैल्यू हम लोग मेजर करके देखते हैं। चलिए, 10 यूनिट्स की है ये। देखिए, बेस लाइन स्पेसिंग हमने 10 रखी। अगर हम ये वैल्यू कुछ और रखते तो उतने डिस्टेंस की गैप ऑटोकैड अपने आप उन दोनों बेस डायमेंशन के ऊपर क्रिएट करता। एनोटेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो यहाँ पे वैल्यू मेंशन की है वो इनटू आपकी एनोटेशन स्केल या मल्टीप्लायर फैक्टर ऐड हो जाता है और उतनी गैप को क्रिएट करता है। बट जब आप एनोटेशन स्केल चेंज करोगे तो गैप वैल्यू चेंज नहीं होती। कीप इन माइंड कि आप जब भी बेसलाइन डायमेंशन क्रिएट कर रहे हो तो अप्रोप्रिएट एनोटेशन स्केल सेट करके रखो, ताकि पेपर पे वो यूनिफॉर्म और नीट लगे। तो आई होप आपको ये लाइन स्टाइल है वो ठीक से समझ गया होगा। में आखिरी पॉइंट ये है कि आप अगर ये जो एक्सटेंशन लाइन है उनकी फिक्स लेंथ मेंटेन रखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसकी वैल्यू मेंशन कीजिए। आपके डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन है वो उतनी बड़ी दिखेगी, चाहे आप उनको कहीं पे भी प्लेस करो। नेक्स्ट टैब है सिंबल्स एंड एरो। आपके एरो का शेप कैसा हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह से आप अगर कोई और एरो टाइप चूज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसकी साइज आप यहाँ पे मेंटेन रख सकते हो, ये फिक्स साइज रहेगी। जब भी आप सर्कुलर या आर्क शेप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रेडियल या डायमेट्रिकल डायमेंशन क्रिएट करोगे तो उसके बीच में आपको एक मार्क क्रिएट करना है कि नहीं करना है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी हमने नन रखा है, यहाँ पे कोई मार्क नहीं बनेगा। अगर मैंने मार्क बोला तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, लाइंस बोला तो डायमेंशन लाइन क्रिएट होगी। अभी ये दिख नहीं रही क्योंकि और एक सेटिंग है जो इसको रोक रही है। मैं उसको चेंज करता हूँ। देखिए, अभी डायमेंशन लाइंस क्रिएट हो रही है, लाइक सेंटर लाइन। मार्क करेंगे तो एक छोटा सा प्लस साइन बन रहा है, उसकी साइज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं 1.5 कहता हूँ, थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आए। जैसे 5 यूनिट्स। देखिए, प्लस साइन क्रिएट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सेंटर लाइन लेयर बनाकर उसके ऊपर लाइंस कमांड से ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिक क्रिएशन मोस्टली हम अवॉइड करते हैं ताकि जब भी हम एक्स्ट्रा डायमेंशन क्रिएट करें तो आपके कर्सर को इसके स्नैप्स डिस्टर्ब ना करें। राइट नाउ मैं इसको नन पे रखना पसंद करूँगा। डायमेंशन ब्रेक। यहाँ पे डायमेंशंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। समटाइम्स ये एक्सटेंशंस है वो डायमेंशन लाइंस को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे केस में हम चाहते हैं ये जो क्रॉसिंग है वो नीट एंड क्लीन रखे। उसका डेजिग्नेशन जो है वो डायमेंशन ब्रेक कमांड से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन टूलबार पर डायमेंशन ब्रेक कमांड मिलेगा। आप उसको सेलेक्ट करोगे, किसे ब्रेक करना है बताओगे, कौन ब्रेक कर रहा है वो बताओगे, और ये गैप क्रिएट होगी। ये जो गैप है वो देखिए कैसी है। अगर मैं इस डायमेंशन को चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पर सी, तो गैप उसके साथ ट्रैवल करती है। तो आप मैन्युअली इसको ट्रिम नहीं कर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो लोड है वो ये डायमेंशन ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है।
तो गैप की वैल्यू जो है वो आप इस कमांड के अंदर नहीं बता सकते, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया। इट इज कंट्रोल बाय द डायमेंशन लाइन यू आर यूजिंग। आप जिस डायमेंशन लाइन को यूज कर रहे हो उसकी स्टाइल ये वैल्यू कंट्रोल करती है। राइट नाउ हमारी कौन सी स्टाइल है, st_ISO, तो उसमें हमने वैल्यू सेट की थी 3.75। तो ये वैल्यू है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। लेट्स से हमने एक आर्क क्रिएट किया, ये उसका सेंटर है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, और हम चाहते हैं कि इस आर्क का जो एक कर्वेचर लेंथ है वो हम मेजर करें। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, वो है आर्क लेंथ। कभी कभी कुछ यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लीनियर डायमेंशन है, ये एंगुलर डायमेंशन है कि कौन सा टाइप का डायमेंशन है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई विद दिस सिंबल, एक सिंबल हमें बताता है कि हम ये जो मेजरमेंट देख रहे हैं ये ना लेंथ है, ये ना एंगल है, ये आर्क लेंथ है। ओके, लेंथ मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ हो गया, कॉर्ड लेंथ हो गया, वो नहीं हम मेजर कर रहे हैं। अब इस कर्वेचर का लेंथ जो है टोटल वो कितना हो रहा है वो मेजर कर रहे हैं। अगर आप अलाइन डायमेंशन कमांड में जाके इसका ये जो एंड टू एंड डिस्टेंस देखोगे ये बिल्कुल ही अलग आएगा। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है क्योंकि कर्वेचर हो रहा है, तो ये हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सो वो डिस्टेंस हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन सिंबल को कहाँ पे प्लेस करें, वैल्यू के ऊपर, वैल्यू के बगल में, फिर प्रिंट ही ना करें, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। प्रीसीडिंग डायमेंशन मतलब उसके पहले आएगा, अबव मतलब उसके ऊपर आएगा, नन कहेंगे तो वो डायमेंशंस विदाउट सिंबल ही वैल्यू शो करेगा। रेडियस जॉक डायमेंशन, एक रेडियस जॉक करके कमांड है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो और किसी भी एलिमेंट का रेडियस आप प्लेस कर रहे हो, लाइक मे बी राइट में इन वैल्यूज को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लाइक ये हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रखे हैं, इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है। बट यू कैन सी यहाँ पे एक ऐसा जिगजैग लाइन सेट बन रहा है इन रेडियस। ये मोस्टली एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है, जहाँ पे आप किसी इनर एलिमेंट्स की रेडियस बता रहे हो तो उसको कैरी करते वक्त ये स्ट्रेट नहीं बताते, इसको जिगजैग कर। का कोई जो टेक्स्ट है वो इसका जो ये विड्थ रहेगा, ये एंगल रहेगा, ओके, इसके फैक्टर जो है वो आप इन कमांड्स के अंदर नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे हमने देखा कि डायमेंशन ब्रेक के भी प्रॉपर्टीज हम लोग उस कमांड के अंदर नहीं कंट्रोल करते ताकि उसका स्टाइल मैनेजर कंट्रोल करता है। उसी तरह से यहाँ पर जॉग एंगल कितना होगा, मतलब उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है जिगजैग का वो कितना होगा, और जॉग हाइट फैक्टर है वो टेक्स्ट से कितना बड़ा होगा, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम स्टैंडर्ड स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी बिग 1600, सो जॉब फैक्टर उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इट इज फॉलोइंग सम डिफॉल्ट टेक्स्ट हाइट जो भी 3 या 3.5 होता है, विच इज सेट इन द टेम्पलेट, और उसको वो फॉलो कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिंबल्स एंड एरोस। अभी हम लोग टेक्स्ट पे आएंगे। जब भी आप टेक्स्ट टैब पे आओगे आपको यहाँ पे दो टाइप के स्टाइल दिखेंगे, या फिर जितने भी स्टाइल्स आपने क्रिएट किए वो सारे के सारे स्टाइल्स आपको इस लिस्ट में दिखेंगे। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल फॉलो हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये एरियल 4 यूनिट्स का जो स्टाइल है वो फॉलो हो, तो आपका देखिए टेक्स्ट है उस तरह से चेंज हो जाएगा। पहले टेक्स्ट एकदम पतला पतला और बहुत बड़ा दिख रहा था, अब ये एकदम ही अलग लग रहा है क्योंकि अभी उसको कंट्रोल करने वाली स्टाइल जो है हमने चेंज की है। मतलब हमने हमारे टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर को हमारे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर से एक्सेस किया। ठीक, अगर आप नई स्टाइल भी क्रिएट करना चाहते हो टेक्स्ट स्टाइल, तो आपको इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आने के बाद आप टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उसमें जो भी
नए स्टाइल्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। जैसे काम खत्म हो जाए आप अप्लाई या क्लोज बोल दीजिए, राइट ना मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस लिस्ट में वो आपको नाम दिखेंगे, तो नाम में से आप जिसको चाहो सेलेक्ट कर सकते हो और वो वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो एरियल 3.5 है और एरियल 4 है वो एनोटेटिव फॉर्मेट है। उसकी पेपर टेक्स्ट हाइट है वो हमने प्रॉपरली सेट की है टू 4 यूनिट्स, दैट्स वाई यहाँ पे टेक्स्ट हाइट कंट्रोल में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मैं किसी और स्टाइल को यूज़ करता जैसे कि ये ACISO GDT, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट हाइट डिफाइन नहीं करते। सो इसलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट हाइट मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो फॉर इंडिविजुअल डायमेंशन स्टाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे प्रोजेक्ट पे यूनिफॉर्म स्टाइल्स या यूनिफॉर्म टेक्स्ट हाइट मेंटेन रखना चाहते हैं, तो एनोटेटिव है वो फैक्टर आपको वो एडवांटेज देगा, ताकि मान लीजिए आपके सारे स्टाइल मैनेजर में आपको सब फॉन्ट को एक साथ चेंज करना पड़ा फ्रॉम 3.5 टू सम अदर वैल्यू और 4 टू अदर वैल्यू, तो आपको हर एक डायमेंशन स्टाइल ओपन करके उसकी टेक्स्ट हाइट वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर में जाओगे, वहां पर उस फॉन्ट को चेंज करोगे और ये सारे के सारे डायमेंशन स्टाइल्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे, एज इजी एज दैट। इसलिए ये इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो कैसे सेट होना चाहिए आप सेट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऑप्शन ऑन करके रखता हूँ, ताकि जब भी हमारा टेक्स्ट किसी ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पर हैचिंग हो या फिर कुछ डिस्टरबेंस हो, तो हमारे टेक्स्ट का पीछे का उतना वो जो डायग्राम है वो हाइड हो जाता है और आपकी जो पेपर स्पेस रहेगी वो वहाँ पे दिखने लगती है डायरेक्टली, जस्ट लाइक बैकग्राउंड है वो हमारे पेपर के स्पेस के साथ ब्लेंड हुआ हो और हम डायमेंशन को इजीली रीड कर सकते हैं। मोस्टली हम हमारे टेक्स्ट को या डायमेंशन को ऐसी जगह पे प्लेस नहीं करेंगे जहाँ पे डायग्राम हो, बट मे भी हैचिंग की जगह पे अगर आप प्लेस करते हो तो ये डिस्टरबेंस आपको ये टेक्स्ट रीड करने में तकलीफ देगा, तो ऐसे जगह पे ये ऑप्शन जो है वो आपको काम में आएगा। देखिए अभी हम एक डायमेंशन क्रिएट करते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट है कि ये डायमेंशन यहाँ पे अंदर हो ना कि बाहर, तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देखिए इतने जगह पे जहाँ पे हमारा फॉन्ट है वहाँ पर ये डायमेंशंस के जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन हो गया है, ये हैच वहाँ से गुजर रही है बट वो हाइड हो रही है। मैं जहाँ पर भी इसको मूव करूँगा आप सेम थिंग नोटिस करोगे, तो आपको हैच को एडिट करके उसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो इस तरह से आप आपके बैकग्राउंड को क्लीन रख के आपका फॉन्ट है वो मोर रीडेबल कर सकते हो। बट अगर वो ऑप्शन ऑफ हो, अगर ये बैकग्राउंड की जगह पे आप नन रखते हो, तो लाइंस पीछे से स्ट्रेट अवे गुजरेंगे और फॉन्ट को रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सिमिलरली जी मैं ये सिक्योर रखता हूँ इसको। अगर मैं बाय लेयर या बाय ब्लॉक रखता हूँ, तो जो भी लेयर का कलर होगा उस कलर का एक पैच पीछे बन जाएगा। अगर मैं कोई कलर सेट करता हूँ तो कलर यहाँ पे दिखेगा। अगर आप वैसा मेंशन करना चाहते हो वैसे भी आप फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस सेटिंग्स को कैसे यूज करना चाहोगे। बेसिकली जब आप ये बाय लेयर या बाय ब्लॉक रखोगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो और ये बैकग्राउंड कलर है अलग हो। इसलिए मैंने टेक्स्ट का कलर ऑलरेडी ब्लू करके रखा है, अगर ये भी बाय लेयर या बाय ब्लॉक होगा तो आप थोड़ा सा ट्रबल में आ जाओगे, फॉन्ट रीड नहीं कर पाओगे, दोनों का कलर सेम है। अगर हमने बाय लेयर भी रखा हो, मे भी ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी ये वाइट दिख रहा है, मैं लेआउट पे जाता हूँ, देखिए ये ब्लैक हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि
हम यहाँ पे मॉडल स्पेस में ब्लैक बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे कलर सेट करते हैं तो उसमें ये बैकग्राउंड जो है, ये जो भी कलर जिस किसी एलिमेंट को आप ये कलर सेट करते हो, जैसे कि देखिए ये हैच ही ले लीजिए। हैच यहाँ पे व्हाइट दिख रही है बट पेपर पे कौन से कलर में प्रिंट हो रही है, ब्लैक में प्रिंट हो रही है। सो ये एक सेटिंग है ऑटो कैड की, जहाँ पे अगर आप कलर मोड में व्हाइट ये टर्म यूज करते हो तो ये जो ज्योमेट्री है वो पेपर पे प्रिंट होती है, ब्लैक में प्रिंट होती है। और अगर आप कलर 255 यूज करते हो और वो ज्योमेट्री यहाँ पे व्हाइट में नजर हो रही है, तो वो पेपर स्पेस पे भी व्हाइट में ही आएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ये माइंड में रख के यहाँ पे सेटिंग्स को यूज करना होगा। तो देखिए हमने टेक्सटाइल जिस तरह से यूज किया है उस हिसाब से यहाँ पे फॉन्ट सेट हो जाता है। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज यूज कर रहे हो तो फ्रैक्शन के बीच में हाइट स्केल फैक्टर क्या होगा आप मेंशन कर सकते हो। अभी हम लोग डेसिमल वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू, ये जो एरिया है वो ग्रेड आउट है। अगर मैं प्राइमरी यूनिट्स में जाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि फ्रैक्शन यूज करना है, तो देखिए वैल्यू ऑन हो गई। और ये जो फ्रैक्शंस है इसमें फॉन्ट हाइट कैसे होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल फॉन्ट हाइट, वो आप सेट कर सकते हो। राइट, तो मैं उसको चूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग मिलीमीटर्स यूनिट्स में काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डेसिमल यूनिट्स में काम कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट के इर्द गिर्द आपको फ्रेम बॉक्स बनाना है तो आप इसको ऑन कीजिए, फ्रेम बॉक्स बन जाएगा। टेक्स्ट कैसे होगा, वर्टिकल प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, तो डायमेंशन लाइन के ऊपर होगा तो अबाव। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, सेंटर्ड होगा, मतलब क्या आपके डायमेंशन लाइन के बीच एकदम बीचों बीच वो प्लेस होगा। व्यू डायरेक्शन कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट बोलोगे तो ये देखिए फॉन्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। ऐसे वक्त अगर मैं वर्टिकल के यहाँ पे अबाव के बदले बिलो रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये अप्रोप्रिएट दिख रहा है, बाकी कई जगह पे ये इनअप्रोप्रिएट दिख रहा है। बट अगर आपकी कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो इस स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए एक स्टाइल आप ऐसे डेडिकेटेड रख सकते हो, बाकी सब के लिए आपका रेगुलर स्टाइल है वो रख सकते हो। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, आपका जो डायमेंशन लाइन है उसके और फॉन्ट के बीच में एक छोटी सी गैप होनी चाहिए, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, ऐसे ऑटो कैड कह रहा है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, आपके हर एक टेक्स्ट को आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अगर आपको हर एक टेक्स्ट को जो है वो डायमेंशन स्टाइल सॉरी डायमेंशन लाइन के ओरिएंटेशन में रखना है तो इसको सेट कीजिए। अगर आपको ऐसा स्टैंडर्ड रखना है तो उस स्टैंडर्ड में जो भी सेटिंग्स रहेगी उस हिसाब से आपका डायमेंशन सेटअप हो जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिट में आओगे, बेसिकली जब भी आपके फॉन्ट को जगह नहीं होगी या फिर एरो शोकेस करने के लिए जगह नहीं होगी तो किससे पहले बाहर निकाले, एरो को बाहर निकाले या फिर फॉन्ट को उठाकर बाहर निकाले, ये यहाँ पर ऑटोकैड पूछ रहा है। हम कहते हैं जो भी बेस्ट रहेगा वो ऑटोकैड खुद चुने। इससे क्या होगा, आपको हर एक टेक्स्ट या डायमेंशंस को माइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका कुछ क्राइटेरिया कहता है कि नहीं एरोस को सबसे पहले बाहर निकाले तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। एंड लाइकवाइज आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो अगर जगह ना हो तो एरोस को सरप्राइज भी कर सकते हो, या पे आपको इससे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर भी अगर वहाँ पे जगह ना मिले, डायमेंशन टेक्स्ट ना फिट हो तो डायमेंशन टेक्स्ट वैसे भी बाहर ही आ जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये ऑप्शन कैसे यूज करना है। जब भी टेक्स्ट बाहर आ रहा हो तो टेक्स्ट कौन सी जगह पे प्लेस हो, डायमेंशन लाइन के बाहर एक एक्सटेंशन बना के वहाँ पे प्लेस हो, या फिर ऊपर एक एरो बन के वहाँ पे प्लेस हो, या फिर कहीं पे भी हवा में जगह मिल जाए, टेक्स्ट फिट हो जाए बट उसका कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बिसाइड डायमेंशन लाइन, ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर, मतलब एरो दिखेगा ऐसे फिर से और एक एक्स्ट्रा, जैसे हमने डायमेंशन 10 को यहाँ पे नोटिस किया था क्रिएट करते वक्त। अभी वो मोस्टली नहीं आएगा क्योंकि हमने फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया है, बट मैं फिर से एक बार चेंज कर देता हूँ, आप नोटिस कर पाओगे। देखिए ये एरो बना,
एरो बनने के बाद 10 जो है वो यहाँ पर आकर बैठा। वैसे 51.8729 ये वैल्यू है वो इस जगह पर प्रॉपर्ली फिट नहीं हो सकती, तो वहां से भी एक एरो बना और ये वैल्यू यहाँ पे फिट हो गई। अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे एरो नहीं निकालना है, ये हमारे मेथड को यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, हमारे डायग्राम में दिस इज नॉट करेक्ट, तो आपको और एक ऑप्शन दिया गया है। आप कह सकते हो कि बिसाइड द डायमेंशन लाइन। तो एक एक्सटेंशन निकलेगा और एक्सटेंशन निकलने के बाद फिर वहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट प्लेस हो जाएगा। So, अगर आप चाहते हो कि जहाँ पे भी प्रॉपरली जगह मिले टेक्स्ट फिट हो जाए बट एरो या कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो देखिए जैसे दिखेगा। बेसिकली इस मेथड को मैं फॉलो नहीं करूंगा अभी, आप बता नहीं सकते कि ये 10 किसको फॉलो कर रहा है, 51.8721 किसको फॉलो कर रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट, अभी तो और डिफिकल्ट हो गया। So that's why we never determine that option, but वो दिया गया है, मे बी किसी जगह पे वो यूज होता होगा। मेरे प्रोजेक्ट वर्कफ्लोस में मैंने कभी उसको यूज नहीं किया है। सो दिस टू आर द ऑप्शंस, इन दोनों में से एक आप यूज करोगे जो भी आपके उस प्रोजेक्ट को सूट करता है। एनोटेटिव ऑप्शन को ऑन करोगे तो जैसे हमने टेक्सटाइल में देखा था, एनोटेशन सेटिंग ऑन करने के बाद टेक्स्ट हाइट जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है और पेपर पे वो प्रॉपरली प्रिंट भी होता है। हमको हर एक अलग अलग साइज जो जूम के लिए चाहिए उसके लिए बार बार अलग अलग स्टाइल्स क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, एक पेपर टेक्स्ट हाइट बता दी, बात खत्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर आपके इतने सारे फीचर्स है, लाइन इसमें हर एक सेटिंग को आपने सेट किया गया है, एरोस के लिए इतनी सारी सेटिंग्स दी गई है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो इस स्केल को फॉलो करने लगे हैं। सिर्फ टेक्स्ट हाइट नहीं, तो एरो के साइज, ओरिजिन का जो गैप है वो, एक्सटेंशन जो है वो, एंड फिर ये जो मार्क्स में बनेंगे, फिर जो हेड फैक्टर जो होगा, ब्रेक साइज होगा, हर एक वैल्यू आपके एनोटेशन स्केल को फॉलो होगी और उस जूम स्केल पे वो गैप जो है वो इस तरह से एडजस्ट होगी कि जब भी आप पेपर पे प्रिंट करो तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी, ना कि रेड्यूस या जूम्ड इन या जूम्ड आउट वैल्यूज मिलेगी, जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स में मोस्टली हो जाता है। और मोस्टली उसी रीजन की वजह से आपको अलग अलग स्केल के डायग्राम के लिए, अलग अलग सेट के लिए आपको उतने सारे डायमेंशन स्टाइल्स क्रिएट करने पड़े। सो ये एक फैक्टर जो है एनोटेशन स्केल, जिससे आपका वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आप प्लेस टेक्स्ट मैन्युअली बोलोगे तो आप टेक्स्ट को जब प्लेस करोगे तो वो बराबर सेंटर में ही नहीं जाएगा, जब जहाँ पे आप एरो लेके जाओगे वहाँ पे जाएगा। मतलब क्या, तो अगर मैं ये जो ऑप्शन मैंने बोला है हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये भले ही यहाँ पे ऑन है, इट विल नॉट फॉलो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर फिट में बोल दिया कि प्लेस टेक्स्ट मैनुअली। वैसे ये देखिए जो रेडियस, जो डायमेंशन का रेडियस है वो एग्जैक्टली आर्क के ऊपर आके रुक रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आर्क को सरपास करके सेंटर तक आए और वहां पे रुके, तो ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस को ऑन रखिए। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो सिंबल्स एंड एरोज में अगर आपने सेंटर मार्क्स में कोई ऑप्शन ऑन भी रखा हो वो वर्क नहीं करता, बिकॉज डायमेंशंस एक्सटेंशन लाइंस उसको ओवरलैप कर जाते हैं, तो वो उसको क्रिएट नहीं करने देता। तो ये भी ऑप्शंस जो है इट इज़ यूज़र डिपेंडेंट, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको इसको फॉलो करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी यूनिट्स प्राइमरी यूनिट्स, आपका जो फॉन्ट अभी दिख रहा है ये प्राइमरी यूनिट्स है। ये कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने यूनिट्स में रखा है इंचेस, और आप ये सेट कर रहे हो कि आपको वो इनपुट है वो आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में देना है, मतलब फीट्स एंड फ्रैक्शनल इंचेस, तो डिस्प्ले भी उसी तरह से होना चाहिए राइट। बट सिर्फ यूनिट्स में वो फ्रैक्शनल आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में सेट करने से काम नहीं बनता। जब आप डायमेंशन बनाओगे तो यहाँ पे भी वो उसी तरह से डिस्प्ले करने के लिए जैसे आप इनपुट दे रहे हो, आपको ये यहाँ पर आकर आर्किटेक्चरल ऑन करना पड़ेगा, तभी वो वैसे दिखेगा। राइट नाउ हम उसको आर्किटेक्चरल नहीं रखेंगे, डेसिमल रखेंगे, क्योंकि हमारे ड्राइंग का यूनिट्स मिलीमीटर्स है। डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर्स दिखने चाहिए वो प्रिसीजन आप यहाँ पे रख सकते हैं राइट। और आपका जो डेसिमल सेपरेटर है वो ऑफकोर्स पीरियड ही होना चाहिए, दैट मीन्स डॉट होना चाहिए, बट किसी किसी अलग स्टैंडर्ड्स में मे भी कॉमा या स्पेस यूज होता होगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप
राउंड ऑफ करना चाहते हो, लेट से आपको 4 डेसिमल तक रखना है, बट किसी एक प्रिसीजन वैल्यू के ऊपर वैल्यू गया तो वो राउंड ऑफ होके अगली वैल्यू शोकेस करें या फिर राउंड ऑफ होके पिछले की वैल्यू शोकेस करें। ऐसा कुछ आपको फैक्टर सेट करना है तो आप यहाँ पे वो वैल्यू सेट कर सकते हो। आपके डायमेंशन के पहले अगर आपको कुछ सिंबल्स या ऑप्शन दिखाना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ परसेंट सी, तो हर एक डायमेंशन के पहले डायमीटर का सिंबल आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक डायमेंशन के आगे मिलीमीटर सिंबल दिखे तो मैं mm टाइप कर सकता हूँ, और जो भी डायमेंशन ऑटोकैड बनाएगा उसके आगे मिलीमीटर सिंबल अपने आप टाइप हो जाएगा। सो ये आप प्रीफिक्स और सफिक्स में कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। सिर्फ मिलीमीटर या डायमीटर सिंबल ये एक मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया था, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए आपको किसी ने डायग्राम भेजा है और डायग्राम जो है वो इंचेस में है, आपको कोई भी डायमेंशन पर लेनी पड़ रहा है। मान लीजिए आपको मिलीमीटर्स में डायग्राम समझ में आता है, फिर से हर एक एलिमेंट के ऊपर डायमेंशन बनाना काम टीडियस हो सकता है, राइट। सो आप क्या कीजिए, उस डायग्राम को खोलिए। ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे करते वक्त आप डायग्राम को सेव एज कीजिए इन सम अदर नेम, और फिर ये सब आप कर सकते हो। तो आप मेजरमेंट स्केल में आएंगे, यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल में आने के बाद इन प्राइमरी टाइप्स, और आपका इंचेस और मिलीमीटर्स में स्केल फैक्टर क्या है वो टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ 25.4, मतलब क्या, जो भी इंचेस में रहेगा वो भी मिलीमीटर्स में दिखने लगेगा। ओके बोल दीजिए। जितने भी डायमेंशन आप देख रहे हैं अभी उनकी वैल्यू जो वो स्केल अप हो गई है। ये अभी मान लीजिए अगर मेरा ड्राइंग यूनिट इंचेस होता तो अभी उसको वो मिलीमीटर्स फॉर्मेट में शोकेस कर रहा है, और मुझे कोई भी डायमेंशन फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप एग्जिस्टिंग डायमेंशंस की जो वैल्यू है उसकी उसको स्केल अप करके या स्केल डाउन करके रीडिंग कर सकते हो। राइट का देखिए, जैसे कि मेरा ये जो डायग्राम है वो मिलीमीटर्स में है। मैंने किसी को डायग्राम भेजा या फिर कोई कलीग है उसको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो मैं उसको यहाँ पे स्केल चेंज करके बता सकता हूँ कि इट इज़ इंचेस में कौन सी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे स्केल फैक्टर मेंशन कर सकते हैं कि 0.039 1 और समथिंग समथिंग, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर में जाओ तो आप टाइपिंग कर सकते हो, लेट्स से 1/25.4, और आपको वैल्यू मिलेगी ओके 0.0939370, या तो 39370। और ओके, सो जिस किसी को भी अभी ये वैल्यूज रीड करनी है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओके हाँ, ये जो 50 दिख रहा था और समथिंग 50 और 50 पॉइंट समथिंग जो था, दैट इज 2 इंचेस एंड 0.4। लाइकवाइज ये जो 10 यूनिट दिख रहा था दैट इज लाइक 0.3937 इंचेस एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरह से अभी किसी को इंचेस में ये डायग्राम को रीड करना है वो इजीली रीड कर सकता है। बट यहाँ पे दिक्कत आ गई। लेट्स से मेरे जो कलीग हैं हम लोग दोनों साथ में बैठे हैं, अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि ये वैल्यूज जो है मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कौन सी क्या वैल्यू थी। ओके, बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम है और सारे के सारे डायमेंशंस में भी मुझे याद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्केल फैक्टर नहीं मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे वो नहीं रखूंगा ताकि ये डायमेंशंस अपने ओरिजिनल स्टेट में ही दिखे। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग अल्टरनेट यूनिट्स में आएंगे और इसको ऑन ऑन करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लायर फैक्टर दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफॉल्ट उसने दिया रखा है फ्रॉम इट्स टेम्पलेट, तो मैं ओके कहता हूँ, इसको बिलो बोलूंगा, ओके करूंगा, क्लोज बोलूंगा। तो अब हमने बिलो बोला था इसलिए हमारा ओरिजिनल डायमेंशन और उसके नीचे मतलब बिलो इंचेस में कैसी वैल्यू होगी वो ऑटोकैड शोकेस कर रहा है। सो देखिए अब दोनों एक साथ सेम डायमेंशन रीड कर सकते हैं, और हमें जो यूनिट समझ में आता है उसमें हम उनको रीड कर सकते हैं, तो काम थोड़ा इजी हो गया। यहाँ पे जीरो सेपरेशन ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं राइट में अनचेक कर देता हूँ। आप नोटिस करोगे, देखिए ये जो वैल्यू है 10 है वो 10.0000, ये जीरो शोकेस करना नेसेसरी नहीं है क्योंकि दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। बट अगर मेरा डायग्राम जो है वो इस तरह से लेंथ जो है वो डेसिमल्स में है तो अप टू 4 डेसिमल्स उसने प्रिसाइज वैल्यू दिखानी चाहिए, राइट। तो जहाँ पे भी जीरो हो लास्ट लास्ट में वो उसने काटनी चाहिए ताकि जो फॉन्ट है वो कम से कम जगह ले और हमारा डायग्राम रीड करने में आसानी हो। तो इसलिए जब भी ट्रेलिंग में मतलब डेसिमल्स के पीछे अगर जीरोस आते हो, ना कि कोई दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो आप उनको सप्रेस कर सकते हो। वैल्यू रहेगी तो वो शोकेस करेगा, जैसे यहाँ पे शोकेस कर रहा है 0.8721, बट वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 10 दिखाएगा।
लेट्स से वो 10.1 रहेगा तो 10.1 दिखाएगा, 10.1000 नहीं दिखाएगा। तो दिस इज आपका जो ये डिस्प्ले है उसको आप कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट रख सकते हो, बट प्रिसीजन भी मेंटेन रख सकते हो। लीडिंग जीरोस कब रखोगे, देखिए यहाँ पे वो वैल्यू दिखा रहा है 0.39 इंचेस, तो ये जीरो है उसको सप्रेस कर देगा। अब ये अल्टरनेट यूनिट, तो मैं अल्टरनेट यूनिट में आके लीडिंग को अगर मैं सप्रेस करता हूँ तो 0.39 दिखेगा, बट इंजीनियरिंग फील्ड में हम ऐसा करना प्रीफर नहीं करते, इट इज अबाउट आवर स्टैंडर्ड। सो लीडिंग को मैं अनचेक रखता हूँ, तो जीरो हमेशा डिस्प्ले होगा। जे जैसे यहाँ पे हमने ये सब सारे सेटिंग जो है वो लीनियर डायमेंशन के लिए देखे, वैसे एंगुलर डायमेंशन कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, डिग्रीज में हो, डिग्रीज मिनट सेकंड में हो, ग्रेडियंस या रेडियंस में हो, और उसकी प्रिसीजन क्या रहेगी वो आप सेट कर सकते हो। डेसिमल जीरो है मतलब क्या, डेसिमल्स में कोई भी एंगल वो शोकेस नहीं करेगा, इवन दो डेसिमल्स में वो राउंड ऑफ होगा हमेशा फ्रॉम वन डिग्री टू अदर डिग्री। आप चाहे तो उसको वैसे चेंज कर सकते हो। अल्टरनेटिव अभी हमने देखा था, वो उसमें भी सिमिलर ऑप्शंस है कि आपका लीनियर डायमेंशन कैसे डिस्प्ले हो एंड सो ऑन। लास्ट में आता है टॉलरेंस, मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स को ये काम में आता है, और किसी इंजीनियरिंग फील्ड में ये काम में नहीं आएगा। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको ये यूजफुल टर्म है। तो जब भी आपके डायमेंशंस के साथ आपको उनके टॉलरेंस वैल्यू बताने हो, तो एक डायमेंशन स्टाइल में आप एक टाइप की टॉलरेंस स्टाइल डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे सिमेट्रिकल रखा रहेगा, हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट रखी है वो आपको यहाँ पे शोकेस करेगा। जी, 10 ± 0.1। अब जो भी प्रिसीजन रखोगे उस हिसाब से वो सारे के सारे सेटिंग्स आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी ट्रेलिंग जीरो हमने सेपरेट रखे हैं, एंड सो ऑन एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द सेटिंग। तो अगर मेरे किसी डायमेंशन में कोई और टॉलरेंस वैल्यू हो तो मुझे उसके लिए अलग से स्पेशल स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये डायमेंशन स्टाइल जो सेटिंग्स है वो ठीक से समझ में आए हो। मैंने जितना हो सके क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको प्रिंटिंग पेज सेटअप में बहुत डिफिकल्टी होगी, आपके प्रिंट से वो नीट नहीं आएंगे। जैसे मैंने टेक्स्ट में बताया था वैसे डायमेंशन स्टाइल्स आगे जाके हम लोग देखेंगे। लीडर स्टाइल जो है उसमें भी यही सिग्निफिकेंस है, इनके वजह से आपका जो ड्राइंग करने का जो स्टेज है वो भी, और प्रिंटिंग करने का स्टेज है वो भी, दोनों भी एकदम इजी हो जाते हैं। मोस्टली हम लोग एनोटेशन स्केल वाले स्टाइल्स फॉलो करते हैं, जिससे जब भी हम इनको प्रिंट करेंगे तो इन व्यू पोर्ट वो हमारे मेंशन किए गए पेपर टेक्स्ट हाइट में ही एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। नॉट जस्ट टेक्स्ट बट एरोस, लीडर्स, फिर जो गैप वैल्यूज थी वो सारे के सारे वैल्यूज उस स्टाइल को फॉलो करते हैं, और उसके को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से अपडेट भी होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो। आज के वीडियो में भी आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने समझा है आपको ठीक से समझ में आए हो। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते वक्त डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो आप इसकी लिंक जो है आपके दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इस कोर्स का पूरा लाभ उठा सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी वक्त मिले आफ्टर वर्क आवर्स मैं इसके लिए वीडियोस बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। कोर्स के अंत में हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको सर्टिफिकेशन भी दिलाऊंगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। तो आपको इस सर्टिफिकेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा वाइल ऑप्टिंग फॉर जॉब्स। बट सिर्फ सर्टिफिकेट काम में नहीं आता, आपको जो भी मैं इस कोर्स में सिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 40 से 50 घंटे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को दोगे फॉर प्रैक्टिस तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हो। एंड मैं तो रेकमेंड करूँगा आप 80 घंटे दे दो। 40 घंटे तो सिर्फ मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझ के प्रैक्टिस करने में जाएंगे, उसके बाद आप और 40 घंटे दे दो। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो जो भी आपके कॉलेजेस में या फिर आपके बुक्स में हो, रेफरेंस बुक्स में हो।
ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस है वो आपको फ्लो में ला सके। आप सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, इंटरव्यूज भी एकदम इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ऑटोकैड इज अ टूल, बट उसको यूज करने के लिए, उसमें फ्लुएंट होने के लिए प्रैक्टिस इज दी ओनली ऑप्शन। चाहे मैं सिखाऊं या कोई भी सिखाए, कितने भी अच्छे टूल सिखाए, कितने भी ज़्यादा कमांड सिखाए या कम कमांड सिखाए, आप जब तक उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके हुनर में वो नहीं आएंगे। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। कोरोना पूरी तरह से गया तो नहीं है, बट स्लोली स्लोली अलग अलग तरीके से लाइफ जो है वो नॉर्मल पे आने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे चीज़ें, ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी धीरे धीरे आएंगे। तो अगर आप उसके लिए रेडी रहोगे इन एडवांस, तो आप आने वाले कॉम्पिटिशन्स को अच्छी तरह से फेस कर पाओगे। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन अदर वीडियोस। मैं इसके बारे में वीडियोस डालते रहूँगा, और जब मेरा लास्ट लेक्चर होगा मैं तब आपको बताऊंगा कि इसके एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।